मुंबई का एक इलाका मीरा रोड पर वाक़ एक नॉर्मल सी रेजिडेंशियल बिल्डिंग थी, जहां हर रोज लोग आते जाते थे, लिफ्ट चलती थी, बच्चे खेलते थे और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल ही था। लेकिन जून 2023 की एक रात को इसी बिल्डिंग का एक हिस्सा अचानक लोगों को बेचैन करने लगा। लिफ्ट के आसपास और सीढ़ियों के कोने पर हर जगह एक अजीब सी बदबू फैलने लगी। पहले लोगों ने इस बदबू को इग्नोर किया, लेकिन फिर लोगों ने सोचा कि शायद कहीं कचरा पड़ा हुआ होगा। कोई समझा कि शायद किसी मरे हुए जानवर की बदबू हो सकती है। लेकिन जब ये बदबू घंटों के बजाय दिनों तक रहने लगी तो पड़ोसियों के चेहरे पर खौफ साफ साफ नजर आने लगा। और जब लोगों को एहसास हुआ कि ये बदबू इसी बिल्डिंग में मौजूद फ्लैट नंबर 704 से आ रही है, तो सबसे पहले लोगों का सवाल ये था कि इस फ्लैट में कौन रहता है। एक मियाँ और एक बीवी जो ना किसी से मिलते थे, ना किसी से बातचीत करते थे, ना किसी के घर आते जाते थे और ना कोई इनका रिश्तेदार था, ना कोई दोस्त। और जब पुलिस ने उस फ्लैट का ताला तोड़ा तो जो मंजर उनकी आंखों के सामने आया वो सिर्फ एक कत्ल नहीं था, बल्कि इंसानी सोच की सबसे अंधेरी हद थी। क्योंकि इस घर में ना सिर्फ मौत हुई थी, बल्कि वो काम भी हो चुका था जो इंसान की सोच को हिला देता है। आज की कहानी है मुंबई के फ्लैट नंबर 704 की, जहां मोहब्बत, तन्हाई और डर मिलकर एक ऐसे जुर्म में बदल गए जिसने पूरे मुल्क को झंझोड़ कर रख दिया था। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 2020 में इंडिया के शहर मुंबई से। यहाँ एक फ्लैट में दो मियाँ बीवी रहते थे। इस आदमी का नाम मनोज साने था। इस आदमी की उम्र 56 साल थी। मनोज 1967 में अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट इंडिया में पैदा हुआ। ये आदमी बचपन से ही यतीम था। माँ बाप का साया उससे बहुत ही छोटी उम्र में छूट चुका था। मनोज पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा तेज था। स्कूल पास करने के बाद उसने ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से टेक्नीशियन का कोर्स किया था। कोर्स करने के बाद मनोज को खुद पर पूरा भरोसा था कि ये स्किल सीखने के बाद उसे बाआसानी नौकरी मिल जाएगी, और इसी उम्मीद के साथ वो रोजगार की तलाश में मुंबई आ गया। लेकिन मुंबई मनोज के लिए वो ख्वाबों का शहर नहीं निकला। टेक्नीशियन की जॉब उसे कहीं भी नहीं मिल सकी। उसने फैक्ट्रीज, वर्कशॉप्स और जगह जगह अप्लाई किया था, लेकिन किस्मत ने उसका साथ ही नहीं दिया। नौकरी की तलाश में वो इधर उधर भटकता रहा और फिर आखिरकार उसे एक ग्रोसरी शॉप में नौकरी मिल जाती है। यहाँ कई साल तक काम करते करते छोटी छोटी सेविंग्स करके एक सिंपल सी जिंदगी और कम खर्चे और ज्यादा मेहनत करने के बाद उसने बोरीवली के इलाके में एक छोटा सा घर खरीद लिया और यहाँ मनोज अकेला रहना शुरू हो गया। वक्त गुजरता गया और इसी तरह मनोज 30 साल का हो चुका था, मगर अब तक उसकी शादी नहीं हुई थी। मनोज फोन पर लड़कियों से भी बातें करता था, लड़कियों को शादी के लिए अप्रोच भी करता था, लेकिन हर बार बात आगे नहीं बढ़ पाती थी। मनोज कोई ऑकवर्ड या गलत मिजाज का आदमी नहीं था। वो अपनी दुकान पर भी कस्टमर से बहुत तमीज और इखलाक के दायरे में बात किया करता था, और अपने पड़ोस में भी मनोज सिर्फ चंद गिने चुने लोगों से ही उठता बैठता था। इसी लिमिटेड इंटरेक्शन में उसकी मुलाकात होती है सरस्वती विद्या से। सरस्वती की उम्र तकरीबन 32 साल थी। वो 1991 में बिल्कुल मनोज की तरह अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में ही पैदा हुई थी। स्कूल के दौरान सरस्वती मैट्रिक पास नहीं कर सकी, जिसके बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी। सरस्वती के घर के हालात ज्यादा बेहतर नहीं थे। घर की मजबूरियों ने उसे बहुत ही जल्द जिंदगी के सख्त फैसलों पर मजबूर कर दिया था, इसलिए वो भी रोजगार की तलाश में मुंबई आ गई। मुंबई आने के बाद वो अक्सर उसी ग्रोसरी शॉप पर राशन लेने आया करती थी जहां मनोज काम किया करता था। शुरू में सिर्फ हाय हेलो होती रही और फिर थोड़ी सी बातचीत, फिर आहिस्ता आहिस्ता दोनों की मुलाकात बढ़ने लगी और कब ये बातचीत दोस्ती में बदल गई, दोनों को खुद भी इस चीज का एहसास नहीं हुआ। वक्त के साथ साथ मनोज और सरस्वती एक दूसरे से अपनी जिंदगी की बातें शेयर करने लगे। सरस्वती ने मनोज को बताया कि उसके माँ बाप अब जिंदा नहीं है, और मनोज ने भी उसे अपनी सारी कहानी सुनाई कि वो भी बचपन से ही यतीम है। दोनों की कहानियां हैरत अंगेज तौर पर बिल्कुल एक जैसी थीं, और शायद इसी गम, इसी तन्हाई और इसी दुख ने दोनों को एक दूसरे के और करीब कर दिया।
सरस्वती की बहनें भी मुंबई में ही रहा करती थीं, लेकिन सरस्वती उनके साथ नहीं रहती थी। वो ज्यादातर अकेली रहना पसंद करती थी। खामोश और थोड़ी सी अलग थलग तबीयत की मालिक थी वो, और वो हर रोज मनोज की दुकान पर आना शुरू हो गई। दोनों एक दूसरे से बातें करते। मनोज और सरस्वती के दरमियान तकरीबन 20 साल की उम्र का फर्क था, इसलिए जब सरस्वती मनोज के साथ कहीं बाहर भी जाया करती थी तो मनोज को अपना अंकल कहकर लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया करती थी। और अगर कोई सरस्वती से मनोज के सामने बात करता तो मनोज उसे अपनी बेटी कहकर इंट्रोड्यूस करवाया करता था। ये दोनों किसी को भी अपने असल रिश्ते के बारे में नहीं बताते थे। दुनिया के लिए ये सिर्फ एक अजीब सा रिश्ता था, लेकिन अंदर ही अंदर ये खामोश रिश्ता आहिस्ता आहिस्ता बोझ बनता जा रहा था, और यूं आहिस्ता आहिस्ता ये दोस्ती एक रिश्ते में बदल गई। मनोज की काफी उम्र हो चुकी थी, वो अकेला रह रहकर थक चुका था, तो उसने शादी का फैसला किया। जब उसने सरस्वती से अपनी शादी की बात की और सरस्वती को शादी के लिए अप्रोच किया तो सरस्वती भी फौरन तैयार हो गई, और वो दोनों किसी को बताए बगैर ही और किसी रिश्तेदार के बगैर ही दोनों ने मंदिर में जाकर शादी कर ली। इस शादी में ना तो सरस्वती की बहनें थीं और ना ही मनोज का कोई रिश्तेदार, बस दो लोग और एक खामोश सा फैसला। शादी के बाद मनोज और सरस्वती पहले बोरीवली में रहा करते थे, जो मनोज ने सबसे पहले घर लिया था। कुछ टाइम बोरीवली में रहने के बाद ये दोनों मियां बीवी मीरा रोड के इलाके गीता आकाश बिल्डिंग में फ्लैट नंबर 704 में रेंट पर फ्लैट लेकर रहना शुरू हो गए। पड़ोसियों के मुताबिक ये दोनों किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करते थे, ना किसी से मिलना जुलना था, ना किसी के साथ बैठक और ना कोई दोस्ती। सरस्वती की बहनें जो पहले बोरीवली वाले घर आती जाती थीं उससे मिलने के लिए, वो भी इस नए फ्लैट में कभी भी उससे मिलने नहीं आई। मनोज के कजन्स बोरीवली में रहते थे, लेकिन सरस्वती कभी उनके घर नहीं गई थी, यानी ये मियां बीवी शहर के बीचों बीच रहकर भी बिल्कुल तन्हा थे। 7 जून 2023 से कुछ दिन पहले मनोज के एक पड़ोसी को घर में एक अजीब सी बदबू महसूस होने लगी। पहले उसे लगा कि शायद उसके घर में कोई चूहा वगैरह मर गया हो। उसने पूरा घर चेक किया मगर उसे कुछ भी नहीं मिला। फिर उसे शक हुआ कि शायद आसपास के किसी फ्लैट में कोई जानवर मर गया होगा। वो अलग अलग 3 घरों में गया, चेक किया, मगर वहाँ भी ऐसा कुछ नहीं था। फिर एक दिन 7 जून की सुबह जब वो काम पर जाने के लिए सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था तो जैसे ही उसने फ्लैट नंबर 704 को क्रॉस किया, बदबू अचानक बहुत ज्यादा हो गई। इसी लम्हे उसे यकीन हो गया कि जो भी जानवर मरा है उसकी बदबू इसी घर से आ रही है। उसने फ्लैट नंबर 704 का गेट नॉक किया। पहले तो कोई नहीं आया गेट खोलने, और अंदर से उसे कुछ देर बाद स्प्रे करने की आवाज सुनाई दी। उस वक्त शायद किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये आवाज एक जुर्म को छुपाने की कोशिश थी। तो बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी, बहुत ज़्यादा, मतलब खिड़की विंडो से सब जगह से स्मेल आ रही थी। तो मैंने उनका घर जाके नॉक किया तो कोई रिस्पांस नहीं था। अंदर थे, वो ताला नहीं लगा था। सेकंड टाइम जब नॉक किया तो रूम फ्रेशनर मारे पूरा मेरे घर में। तब शक हो गया मुझे कि कुछ गलत है। नहीं तो खोल के बात करते ना, अगर कुछ ऐसा रहता तो। अगर डक की स्मेल आ रही तो बात करते कि डक भर गया है तो बाहर आ रहा है। तभी भी नहीं खोला उन्होंने। 5-10 मिनट में खड़ा रहा, उसके बाद मैं नीचे चला और फिर आती है 7 जून 2023 की वो रात। मुंबई के मीरा रोड इलाके में गीता आकाश बिल्डिंग अपनी रोज की तरह सुकून में थी। लोग रात को सुकून से अपने अपने घरों में थे, और तब बिल्डिंग के कॉरिडोर में वो अजीब सी बदबू और महसूस होने लगी। लोग समझते हैं कि शायद किसी फ्लैट में किसी ने कचरा फेंका होगा, मगर कुछ ही देर में ये बदबू और ज्यादा तेज होने लगती है कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। लोग अपने डोर्स खोलकर बाहर निकलते हैं, एक दूसरे के चेहरों को देखकर समझ जाते हैं कि ये बदबू नॉर्मल नहीं है, और आहिस्ता आहिस्ता सबकी नजर एक ही जगह पर टिक जाती है, फ्लैट नंबर 704 पर। फ्लैट नंबर 704 का दरवाजा अक्सर ही बंद होता था। लोग इस फ्लैट की बेल बजाते हैं, 1 बार 2 बार और कई मर्तबा, मगर अंदर से कोई आवाज नहीं आती। पड़ोसियों को याद आता है कि कई दिनों से ना तो मनोज दिखा और ना सरस्वती। लोगों का शक और गहरा हो जाता है। वहाँ के लोग बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड को बुलाते हैं, वो भी आकर डोर चेक करता है, लेकिन बदबू इतनी शदीद होती है कि गार्ड भी पीछे हट जाता है, और फिर डिसीजन लिया जाता है और पुलिस को कॉल कर दी जाती है। जब पुलिस उस बिल्डिंग में पहुंचती है तो कॉरिडोर लोगों से भरा हुआ था। पुलिस भी इस बदबू को महसूस करती है। पुलिस समझ जाती है कि मामला शायद कुछ सीरियस है। फ्लैट नंबर 704 का ताला बंद होता है। बदबू इतनी तेज होती है कि पुलिस वालों को भी मास्क पहनना पड़ता है, और पुलिस उस फ्लैट का ताला तोड़ देती है। दरवाजा खुलता है और फिर पुलिस अंदर दाखिल होती है।
पुलिस हर कमरे को चेक करती है, बेडरूम, हॉल, बाथरूम और कहीं भी कुछ भी नहीं मिलता। और फिर पुलिस किचन की तरफ बढ़ती है और यहाँ कहानी का सबसे हौलनाक मंजर सामने आता है। किचन के अंदर एक बाल्टी और एक प्लास्टिक का टब रखा हुआ था जिसमें पानी भरा हुआ था और इस पानी के अंदर इंसानी गोश्त के पीसेस मौजूद थे। चूल्हे पर एक तवा रखा हुआ था जिस पर भी गोश्त के टुकड़े थे। उसके साथ ही एक प्रेशर कुकर था। जब पुलिस ने उस प्रेशर कुकर का ढक्कन खोला तो अंदर उबला हुआ इंसानी गोश्त था। किचन की जमीन पर गोश्त के निशानात थे, ब्लड के निशानात थे और प्लास्टिक बैग भी मौजूद थे जिनमें इंसानी गोश्त था। पुलिस के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। किसी को कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिरकार ये इंसानी गोश्त किसका है। इसी वक्त बिल्डिंग के बाहर एक आदमी आ जाता है। पुलिस की गाड़ियां, भीड़ और हंगामा ये सब देखकर वो घबरा जाता है। ये आदमी मनोज साने था। मनोज पलटकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है मगर बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड उसे पहचान लेता है और पुलिस को बता देता है कि इस फ्लैट में ये आदमी रहता है और इसका नाम है मनोज साने। पुलिस फौरन से मनोज को पकड़ लेती है। उसके चेहरे पर पसीना, आंखों में डर और आवाज में लर्जिश होती है। जब तहकीकात होती है तो कंफर्म हो जाता है कि किचन से मिलने वाला इंसानी गोश्त उसकी बीवी सरस्वती का है। पुलिस मनोज को अरेस्ट कर लेती है और उसे पुलिस स्टेशन तफ्तीश के लिए लाया जाता है। पुलिस स्टेशन में मनोज सब कुछ बता देता है। वो पुलिस को अपनी कहानी बताता है और कहता है कि उसकी जॉब छूट चुकी थी। घर में हम दोनों मियाँ बीवी के झगड़े हद से ज्यादा बढ़ते गए। मनोज ने बताया कि 3 जून 2023 को मनोज और सरस्वती के दरमियान लड़ाई झगड़ा हुआ और उस लड़ाई झगड़े के वक्त उसकी बीवी सरस्वती ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। जब उसने देखा कि उसकी बीवी मर चुकी है तो वो डर गया कि कहीं लोग उस पर इल्जाम न लगा दें कि शायद इसने ही अपनी बीवी का कत्ल किया है। इसलिए उसने इस इल्जाम से बचने के लिए अपनी बीवी की लाश के टुकड़े कर डाले और 4 दिन तक रात के वक्त अपनी बीवी के गोश्त को गली के कुत्तों को खिलाता रहा। कुछ टुकड़े उसने घर के टॉयलेट में बहा दिए थे। उसने सोचा था कि वो पूरी डेड बॉडी ऐसे ही खत्म कर देगा और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन पुलिस इतनी आसानी से उसकी बातों में आने वाली नहीं थी। मनोज का मोबाइल फोन चेक किया जाता है, उसकी इंटरनेट हिस्ट्री चेक की जाती है और यहाँ एक सच सामने आ जाता है कि वो इंटरनेट पर इंसानों को जहर से मारने के तरीके सर्च करता था। पुलिस मनोज से दोबारा सख्ती से सवालात करती है और फिर मनोज सब कुछ सच सच बता देता है। वो इकरार कर लेता है कि सरस्वती ने खुदकुशी नहीं की थी, मनोज ने ही उसे जहर दिया था। मनोज साने पर IPC सेक्शन 302 और 201 लगाई जाती है। कोर्ट में उसे जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता है। आज भी मनोज जेल में है और सरस्वती सिर्फ पुलिस फाइल्स, कोर्ट पेपर्स में रह गई है। अब तक इस आदमी को कोई सजा नहीं सुनाई गई। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक वाकये की नहीं, ये एक ऐसी जिंदगी की कहानी है जो चुपचाप ऐसे अंजाम की तरफ बढ़ती चली गई। और अक्सर सबसे खतरनाक लम्हा वो होता है जब सब कुछ बिल्कुल खामोश होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपसे कोई भी केस छुपा ना रह सके।